प्रोफेसर राजीव कुमार श्रीवास्तव जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी जो तनख्वाह है वो इन बच्चों के लिए न्यौछावर करते रहते हैं। क्या कुछ कहानी है इनके जीवन की, आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बीएनएस में स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव सर, बात की जाए तो ये शुरुआत जो अलग जगाई है आपने, शुरुआत कहाँ से हुई थी और मुकाम का क्या सपना है? इन दोनों शब्दों के बीच की जो कड़ी है, आज कुछ शिक्षक दिवस पे हम चाहेंगे कि आप हमसे साझा करें। देखिए, ये जो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला है, ये 1988 से शुरू हुआ और अब का दीनदयाल नगर और तब का मुगल सराय, वहाँ पर रेलवे इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के हम विद्यार्थी थे। और 1988 में हम इंटर कॉलेज से लौट रहे थे और लौटते समय जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप था, तो सब लोग एक जगह शेल्टर लिए हुए थे कि एक झोपड़ी के नीचे सब लोग आराम से खड़े हो सकें कुछ देर छाँव के लिए। तो हम लोग सब लोग खड़े थे और उसी समय एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा अपने पीठ पर कूड़ा बीनने वाला बैग लेकर के आया और सामने सरकारी चापाकल से वो सोचा कि चला करके पानी पी ले। और जैसे वो चापाकल से पानी पीने के लिए झुका और हैंडपम्प चलाया, दुकानदार ने उसको 2-3 डंडे मारा और वो तड़पता हुआ एक तरफ भाग गया। ये देखकर हमको बहुत तकलीफ़ हुई। हम बहुत छोटे थे, हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने पूछा दुकानदार से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा कि अगर ये छू देगा और यहाँ का पानी पिएगा तो हमारे यहाँ की चाय मिठाई कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये एक तरह से अनटचेबल है, अछूत है। उस दिन हमको बहुत तकलीफ़ हुई और हमको महापुरुषों की याद आई, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को बहुत बड़ा अवसाप बताया था। और हम रात भर सो नहीं पाए, नेताजी को बार बार पढ़े कि हमको क्या करना चाहिए। तो एक जगह लिखा था कि नेताजी ने कहा था कि भाई बहुत कुछ विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, कुछ काम करने की ज़रूरत है और काम करके दिखाना चाहिए। हम दूसरे दिन ही तय किए कि शाम को हम जाएंगे और ये कूड़ा बीनने वाले बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। और दूसरे दिन हम शाम को स्टेशन पर पहुँचे और हमने कूड़ा बीनने वाले बच्चों को एकत्र किया और उनसे हमने पूछा कि भाई तुम पढ़ाई करोगे? तो बोले कि हाँ पढ़ेंगे। हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और जो कुछ हो सकता था, क्योंकि उस समय न स्लेट थी, न पेंसिल था, न कापी था, बस एक कापी और कलम लेकर हम गए थे। तो उनको बैठ करके हमने सोचा कि पहले जो हिंदी की वर्णमाला है, क ख ग घ, ये सब पढ़ाएं, गिनती पढ़ाएं, ताकि ये बच्चे जिनका जीवन बहुत ही बदतर है और जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हमको मिले जिनका नाम ही नहीं पता था उनको। वो कभी अपना नाम कुछ बताते थे, कभी कुछ बताते थे, कभी चंद्रगुप्त बताते, जो फिल्म का नाम है कुछ भी बताते थे। तो इस तरह से वो अपना नाम बदलते रहते थे। तो पहले तो हमने सोचा कि 1-2 दिन जब पढ़ाने के बाद हमने तय किया कि इनका नामकरण हो जाए। नाम हमने रखा और जिनका नाम था उनका तो था ही। फिर उनको हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको हाइजीनिक के बारे में बताया कि कैसे सफाई वफाई की जाती है, कैसे रखा जाता है। अब यही सिलसिला 1988 से चला कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि वो उसके मार खाने की तकलीफ़ हमारे दिल में इतनी ज़्यादा थी कि हमने सोचा कि हम इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। जबकि हम खुद असक्षम थे, खुद हमारे पास कोई क्षमता नहीं थी। इंटरमीडिएट में हम खुद भी पढ़ते थे और रोज़ हम पढ़ाते थे। प्लेटफार्म नंबर 2 पर, मुगल सराय का प्लेटफार्म नंबर 2 पे पढ़ाते थे। तो 3-4 पुलिस वाले आए और हमको परेशान करने लगे। बोले क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ के क्या करेंगे, ये सब तो चोर होते हैं, इनको पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो वसूली करते थे, उनको लगता था कि बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो उनकी वसूली ख़त्म हो जाएगी। तो हम उनको देख करके सोचते थे कि जब वो पुलिस वाले आए तो हम 3 नंबर पे चले जाएँ, 3 नंबर पे आए तो हम 2 नंबर पे आ जाए, 2 नंबर पे आए तो हम 9 प्लेटफार्म नंबर था तो 9 पे, 8 पे, 7 पे ऐसे घूमते रहते थे। एक दिन हम पढ़ा रहे थे और वहाँ के जो नए इंस्पेक्टर आए जीआरपी के तो वो करीब 20-25 पुलिस वालों के साथ वो भ्रमण कर रहे थे, स्टेशन की चेकिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ गई और 25-30 से करीब 50-60 हो गए। और मुगल सराय एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर देश भर से ट्रेन आती है, वहीं रुकती है, और जो लोग भी भूले भटके बच्चे रहते हैं वहीं छूट जाते हैं। तो इस लाते भी वहाँ पर बड़ी संख्या हो गई थी। तो उनको पढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा भीड़, तो कहा कि भाई जो इसमें पढ़ा रहे हैं उनको बुला के लाओ। तो हम जो जीआरपी थाने गए तो हमने सोचा कि फिर आफत आ गई और ये तो मना कर देंगे बच्चों को पढ़ाने से लिए। फिर हम मन में ये सोचते हुए चले कि ठीक है, हम स्टेशन पे अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहीं बाहर जाके
किसी पार्क में पढ़ाएंगे या कहीं पर पढ़ाएंगे उसको। लेकिन हम गए वहाँ पे तो उन्होंने पूछा मेरा नाम, तो मैंने बताया कि मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है। बोले क्या कर रहे हो, कि हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो इस घटना को हुए करीब 2-3 महीने बीत चुके थे, तो हमने उनको घटना बता दी कि ऐसी ऐसी घटना घटी और मेरे दिल में ये भावना आई कि हम इनको पढ़ाएं। तो कहे कि कुछ मिनट सोचे, बोले कि राजीव मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई कम से कम ये पूछ रहे हैं। फिर हमने उनसे कहा कि सर मदद केवल इतनी कर दीजिए कि आपके जो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं वो हमको परेशान न करें। तो उन्होंने पूछा कि कौन पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, पहचान सकते हो हम? कि हाँ, मैंने बता दिया है, 3 लोग खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो फिर भी ये इन लोग की मानसिकता ऐसी है, ठीक है मैं इनको क्या दंड दूँ? तो हमने कहा कि सर दंड यही दीजिए कि जब इनकी छुट्टी हो जाए तो ये भी आके मेरे साथ क्लास लें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस दिन के बाद से कम से कम ये तो ख़त्म हो गया कि कोई हमको परेशान करे। उन्होंने शेल्टर दिया। फिर एक दिन घूमते घूमते आए और उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड खरीद के दिया, चाक खरीद के दिया, बच्चों के लिए कुछ कॉपियाँ दी। तो वहाँ से क्लास शुरू हो गया और बहुत सारे बच्चे, लगभग उसमें 100-150 बच्चे थे जो विभिन्न प्लेटफॉर्म नंबर पे पढ़ते थे। तो पहला 1988 में 1988 में प्लेटफॉर्म स्कूल हमने स्थापित किया। जो प्लेटफॉर्म स्कूल का मैं हेडमास्टर बन गया। बाकी लोग भी हमारे कुछ जो जूनियर थे वो भी आ गए, वो लोग भी शौकिया पढ़ाने लगे। तो 2 घंटे 3 घंटे की क्लास चलती थी। मैं 4 बजे जाता था, शाम को 6 बजे 7 बजे तक आता था। तो ये सारी गतिविधियों से जो मुगलसराय स्टेशन पे उतरते थे तो मेरे पिताजी के बहुत परिचित थे। वो लोग आके कहने लगे कि हमारे पिताजी वहाँ के प्रोफेसर थे, तो कह रहे क्या आपका लड़का कर रहा है, अपना तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और ये इनके बच्चों को पढ़ा रहा है, सब चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, ये करते हैं, कभी फंस जाएगा बुरी तरह। तो पिताजी भी घर में समझाने लगे कि भाई उन लोग की तो किस्मत में वही है, वो पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, दुनिया भर की चीज़ें। फिर हम पढ़ाते रहे। फिर वो बच्चे धीरे धीरे हमसे बहुत आत्मीय हो गए। मैंने उनका नामकरण किया। फिर वो बोले कि पिता के नाम में किसका नाम लिखें? तो हमने कहा कि तुम मेरा नाम लिखो। फिर वो मेरा नाम लिखने लगे। तो ऐसे चलती रही। 1992 तक हम BA पास कर लिए। लड़के जो बच्चे थे वो भी स्टेशन पर ही रहते थे, तो घर आने जाने लगे। तो घर वालों को बड़ा नागवार गुजरा। फिर फाइनली एक दिन पिताजी ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, अगर इन बच्चों के साथ रहना है या तुमको हमारे साथ रहना है? तो हमने कहा कि एक दिन का समय दीजिए, हम सोच कर बताएंगे। तो एक दिन में हमने सोचा कि अगर हम घर के बाहर जाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई कमाई का भी साधन नहीं है, और घर में रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। ये सारे बच्चों को मैं मोटिवेट करके 3 साल में मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ। वो धीरे धीरे नशा छोड़ रहे थे, धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया में थे, और बहुत सारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते थे, कभी कभी सेंटिमेंटली अटैच थे हमसे। तो हमने ये तय किया कि नहीं, हम घर छोड़ेंगे। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, कुछ दिन बाद 10 दिन बाद तुमको पता चल जाएगा। और वो दिन था, घर मैंने छोड़ा और घर से केवल अपनी मार्कशीट लिया। और वहाँ से मेरे पास चूँकि कोई पैसा नहीं था, मैंने सारे पैसे जो भी घर के थे मैंने सब दे दिए। और वहाँ से मैं पैदल मुगलसराय से बनारस के लिए निकला। और बीच में पड़ाव पर एक मंदिर है, दैत्राबाग मंदिर, वहीं हम थक गए तो वहीं बैठ गए कुछ देर। तो एक आदमी हमको लड्डू दिया, उसको खाए। फिर चलते रहे। फिर राजघाट पुल पे बहुत कठिनाई से पैर में दर्द हो रहा था, तो एक उसमें मिनी बस चलती थी। तो मिनी बस में हम बैठ गए। पैसा था नहीं तो हम पीछे बैठ गए। तो जो कंडक्टर था उसने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है? तो हमने कहा कि हाँ पैसा मेरे पास नहीं है। तो हमने कहा कि घर से भागे हो क्या? हम कि घर से भागे नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो बोला ठीक है, कहाँ जाना है? तो हमने कैंट स्टेशन जाना है। तो कैंट पे लाके छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, कभी भी मुगलसराय जाना हो तो हम ले जाएंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो पहला वो दिन था, कैंट आए। यही नहीं पता चल पा रहा था कि खाना के लिए किसको बोले, कोई बनारस में मेरा परिचित भी नहीं था। तो हम करीब 9 दिन इसी शहर में भूखे रहे। कोई भोजन नहीं मिला और पानी पी के किसी तरह, मतलब कैसे वो 9 दिन का व्रत हो गया, अब ईश्वर ही जाने। और हमको वहाँ पर, हम कैंट स्टेशन के ठीक सामने एक चबूतरा बना था, उसी में सोते थे। तो एक वहाँ पे लिट्टी चोखा का दुकान लगा रहा था, तो वो हमको बहुत दिन से देख रहा था। कुछ बच्चे आए, हमको मिलने जुलने लगे। तो बोला कि आप हमारी अगर बच्ची को पढ़ा देंगे तो हम आपको खाना खिला देंगे। तो मेरे लिए अच्छा सौदा था। हम उसकी बेटी को पढ़ाने लगे और वो हमको खाना खिलाने लगे। तो ऐसे कार्यक्रम चलने लगा। बाद में वो बेटी पढ़ लिख के सब इंस्पेक्टर बन गई, बलिया की थी। उन्होंने फिर अपना जो लिट्टी चोखा की दुकान थी उन्होंने बंद कर दिया। और फिर हम खोजने लगे कि क्या करें। करीब 9 दिन बाद, 10 दिन बाद एक परिवार आया। तो उन्होंने हमको कहा कि आप यहाँ पर कैसे? तो हमने कहा कि बस ऐसे ही। बोले नहीं, कुछ तो बात है। तो फिर हमने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम तो नहीं कहेंगे कि आप मेरे घर चलिए,
लेकिन हम भोजन आपको यहीं करा दिया करेंगे। तो वो लोग टिफ़िन में लेकर आते थे कुछ दिन तक, फिर हमको पिचाज मोचन के पोखरे चले गए, वहाँ कुछ दिन मंदिर में रहे, फिर धीरे धीरे हमने ट्यूशन इत्यादि खोजा और बच्चे भी हमको खोजते खोजते मुगलसराय से बनारस आ गए। तो अब उन बच्चों के साथ हम एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए। यहाँ से चलने लगा, फिर बहुत सारे बच्चों को हम पिचाज मोचन पे शास्त्री पार्क में जो IP मॉल के सामने है वहाँ पढ़ाने लगे, स्टेशन पे पढ़ाने लगे। ऐसे अपनी भी पढ़ाई करनी थी तो हमें फिर हमने किया, गाजीपुर में एडमिशन हुआ, यहाँ विद्यापीठ में, और यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर गाजीपुर में एडमिशन लिए। तो वहाँ भी सबको पता था कि हमारा एक्टिविटी क्या है, लेकिन हम बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़े। राजीव जी, बात की जाए एक मांगलिक कार्यक्रम की बात की जाए तो जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो वैवाहिक कार्यक्रम कब हुआ, और उस कार्यक्रम के बाद जो जीवन साथी है उसके लिए किस तरह से समय निकाल पाए आप, या फिर कुछ और कहानी घूमी? देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी का भी विवाह होता है तो यही सोचता है कि बच्चे हों और वो वंश को आगे बढ़ाएं। ये एक हिंदू समाज में या भारतीय समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको लगता है कि जो उनका बच्चा होगा वही वंश को आगे बढ़ा सकता है। और जिस समय ये मांगलिक कार्यक्रम हुआ उस समय मेरे पास ऑलरेडी करीब 40-45 बच्चे थे। तो ये सबको पता था, लेकिन अब हुआ उसके बाद हमने तय किया कि हम लोग कोई इशू अपना नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई आता था तो पूछता था कि भाई आपका बच्चा कौन है, और ये भेद तो हो ही जाता, ये तय है, हम चाहे जितना भी कर लेते, भेद पक्का था, अपना बच्चा, पराया बच्चा, ये बच्चा। तो जो बच्चों के दिल पर जो बात गुजरती उनको शायद लगने लगता कि चूँकि बच्चे सब बाबूजी कहते थे हमको या भैया जी, तो उनको लगता कि ये हमारे नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ देह होता, क्योंकि उनका तो वैसे उनको लगता था कि कोई नहीं है, स्टेशन पे रहने वाले हैं, नाम उनका नहीं है, उनके माता पिता का पता नहीं है, उनके घर वालों का पता नहीं है, उनको पता जानकारी कुछ नहीं है, और उनको लगा था कि शायद उनके 3 साल 4 साल की मेहनत में कोई उनका पिता मिला है तो वो भी उनके हाथ से निकल गया। तो ऐसी भावना हम विकसित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए हमने सारे बच्चों को पिता के नाम में अपना नाम दिया। और 1900 कितने बच्चे हैं राजू जी अभी जो आपके खुद के जो बच्चे हैं जिनके आप पिता हैं, उनकी संख्या कहाँ तक आई इतने वर्षों में? देखिए, अभी हमने रिसेंटली कोई गणना नहीं की है उनकी, लेकिन एक नैरेटिव चल रहा है 783 बच्चों का, क्योंकि 783 बच्चों का पता है तो वैसे 1500-1600 वो बहुत दूर चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कभी कभी संपर्क हो जाता है, या सोशल मीडिया या टीवी में हमको देखते हैं तो किसी तरह फ़ोन नंबर मेरा लेते हैं। अभी एक रिसेंटली एक बच्चा गुजरात में है, वहाँ पे अपना कुछ काम कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो वो जब देखा हमको टीवी पे और ये बच्चों को पढ़ाते हुए तो वो भी बहुत सेंटिमेंटल हो गया, भावुक हो गया। फिर उसने फ़ोन किया, फिर तो अभी जितने भी बच्चे हैं सबका शादी ब्याह मैं ही तय करता हूँ, बच्चों का नामकरण भी मैं करता हूँ। बस एक पहचान के लिए सब लोग एक कॉमन सरनेम लगाते हैं भारतवंशी का, तो चाहे नाम आलम हो, चाहे राशिद हो, चाहे ताजिम हो, चाहे विवेक हो, चाहे धनंजय हो, वो पिता के नाम में मेरा ही नाम लिखते हैं। और जो उनके बच्चे होते हैं उनका भी नामकरण मैं ही करता हूँ, और उनका नामकरण करने के साथ ही अगर उनकी किसी तरह से और भी कोई मांगलिक उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है तो जो पिता का फ़र्ज है वो मैं निभाता हूँ। क्योंकि उनको पता है कि जैसे मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि भाई बाबूजी बहुत व्यस्त हैं, मैं 700 लोगों को कैसे याद रख पाऊँगा, लेकिन वो लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं बीच बीच में। और इतना बड़ा सब कुछ संगठन चल रहा है, इतने बच्चे भोजन कर रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया कि भाई कुछ नहीं करेंगे तो आ जाते हैं, कभी कभी पूछने लगते हैं कि हम यहाँ पर क्या दे दें, यहाँ पे हम वो सोचते हैं कि चावल ही दे दें, दाल ही दे दें। मतलब एक परिवार है, और आज तक करीब 2500 लोगों का मेरा परिवार है। एक भी जगह विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, मेरे बच्चों ने किसी बच्ची को तलाक नहीं दिया, किसी तरह की आपस में उनका प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं हुआ। तो अधिकांश लोग हमको समझाते थे कि अरे आप पिता के नाम में दे दे रहे हो, आधार कार्ड में नाम लिखवा लेगा तो आपकी प्रॉपर्टी पर हिस्सेदारी हो जाएगी। तो हमने कहा कि मेरे जीवन में वैसे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक चीज़ है मेरे पास, वो जो मेरे नाम से है आज तक, वो है हमारी 1999 की CD डॉन मोटरसाइकिल। तो हमने कहा कि अगर प्रॉपर्टी के बारे में उनको लेना होगा तो वो पुर्जा खोल कर ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये बहुत इच्छा थी कि सुभाष भवन बने, क्योंकि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर थे और हम चाहते थे कि सुभाष भवन बने। जब 2007 में काशी हिंदू विद्यालय में मेरी नौकरी लगी तो हमने इन बच्चों को लेकर सपना देखा। पहली बार हमने फिर बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, GGIC में भेजा, क्वींस कॉलेज में भेजा। अब हमारे बहुत सारे बच्चे
BHU से PhD कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पुलिस में आ गए, बहुत सारे बच्चे नौकरी प्राप्त कर लिए, उच्च शिक्षा MA कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दूसरे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, BHU के रणवीर संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे हैं और भी दूसरे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वो सपना मेरा पूरा हुआ कि हम इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे और इनको हम अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। वहाँ स्कूल में हम इनको भेजते हैं, लेकिन वो सरनेम की वजह से सारे स्कूल वाले भी पहचानते हैं कि भारतवंशी हैं। तो सुना है हमने, जो तनख्वाह आती है वो तनख्वाह आप छूते नहीं हैं, अपने हाथों से रुपए नहीं छूते हैं। आखिर उस तनख्वाह को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जो इतने दूर का ये सफ़र है, इसकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई? जो अप्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं, आखिर कौन सी अप्रत्यक्ष शक्ति है, ऊर्जा क्या सोचते हैं आप कि आपको और जीने पे मजबूर करते हैं ये बच्चे और प्रेम जागता है आपके? जब हम सवेरे उठकर देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे घरों के बच्चे या जो मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च वर्गीय परिवार के बच्चे अपने पीठ पर स्कूल का बैग लेके जाते हैं, कैरियर बनाने के लिए जाते हैं। जो हमारे कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, एक तो वो कूड़ा बीनते हैं समाज का और अपने पीठ पर वो कूड़ा बीनने वाला बैग लेकर जाते हैं ताकि वो अपने माता पिता का खर्च चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये दुनिया के पहले बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का खर्च चलाने के लिए ज़िंदगी का संघर्ष करते हैं। और मैंने वो भी देखा है इसी शहर में कि कूड़ा बीनने वाला बच्चा अगर कूड़े में से ब्रेड निकाल के खाता है तो उससे भी लोग नफरत करते हैं, उसको भी लोग मार के भगाने का काम करते हैं। ये चीज़ें हमको बहुत ऊर्जा देती हैं। मैं नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं समाज को कोसूँ, सरकार को कोसूँ, मैंने काम कभी नहीं किया। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं इस पूरी व्यवस्था को बदल दूँ, और व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रयोग में लाया और हमने देखा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पैसे का मेरे मन में लालच न हो। इसीलिए 1992 में मैंने संकल्प लिया कि हम चाहे ट्यूशन का पैसा है या किसी भी तरह का पैसा, मैं इसको छूऊंगा नहीं। तो मेरे साथ हमेशा बच्चे रहते थे, खर्च वही चलाते थे। वो सिलसिला 92 से चला, आज भी वही चल रहा है। 2007 में नौकरी लगी तो जो नौकरी की पूरी सैलरी है 1 लाख रुपए, वो सीधे विशाल भारत संस्थान के खाते में आ जाती है। और जो बच्चियां हैं वो बड़ी हो चुकी हैं, वही सारे लोग उसको मैनेज करती हैं, वही सारे लोग खर्चा चलाती हैं। और आज भी हम पैसा नहीं छूते हैं। कोई आदमी आके कहे कि ये हम चंदा देना चाहते हैं या हम ये करना चाहते हैं या पैसा मेरे सामने रखे, वो पैसा कुछ भी हो जाए हम उसको छू नहीं सकते हैं। एक संकल्प है। और इसलिए कि सारे देश में हमने देखा कि लोग सब कुछ कर रहे हैं केवल पैसे के लिए, तो हमने कहा कि हम सब कुछ करेंगे, पैसे के लिए नहीं करेंगे। तो ये हमने तय किया। और इसी के लिए जो काशी हिंदू विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो मेरे लिए एक नैरेटिव उन्होंने फ्रेम सेट किया है। वो कहते हैं कि डॉक्टर दिल बदलता है, नेता दल बदलते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जीवन बदलते हैं। तो ये बातें हमारे बारे में कहते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो सारे विद्यार्थी मेरा पैर छूते हैं और मेरे इधर के एक्टिविटी से बहुत प्रभावित रहते हैं। और आज तक देखिए, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें मतभेद है, माता पिता की कोई सेवा करने वाला नहीं है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को लोग छोड़कर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, एक बच्चे का विवाद नहीं है, प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है। अगर हमने आज भी किसी बच्चे को बुला करके ये कह दिया कि ये बच्चा आ जाया, इसको तुम पालोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि हम नहीं पालेंगे। और हमने कह दिया कि इसको तुम पिता के नाम में अपना नाम दो, तो वो तुरंत नाम देता है। और हमने कह दिया कि तुम कोई इशू पैदा नहीं करोगे, तो इसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। और हमारी जो शादियाँ होती हैं, जो बहुएँ होती हैं, उनका भी बहुत विशेष स्नेह मेरे प्रति रहता है। हम जब बीमार पड़े थे एक बार, तो देश भर के सभी लोग आए और डॉक्टर से जब आता था कहता था कि पूछते थे, डॉक्टर आप क्या रिश्ता है? तो बोलते मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बहू। तो डॉक्टर बोले कि आपके कितने बेटे बेटियाँ हैं? तो हमने कहा कि बहुत सारे बेटे बेटियाँ। ऐसे हमने 203 बेटियों की शादी कराई है और सभी लोग सुखी और संपन्न हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है। सब लोग आते जाते रहते हैं। उनका एक, पहले तो मेरे पास खुद भी अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मैं बहुत बीमार पड़ा। तो मुझे लगा कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? इनको न मेरे माँ बाप स्वीकार करेंगे, न समाज वाले स्वीकार करेंगे, फिर जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। तो जैसे ही मैं ठीक हुआ लगभग 1 साल के बाद, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैंने अपने जो शिष्य हैं और लोग हैं उनको कहा, तो किसी तरह से ज़मीन मिली। और ज़मीन लेने के बाद मकान बनवाने की बारी आई तो पैसा ही नहीं था और हमको आइडिया भी नहीं था कि कितना पैसा लगना है। तो मैं लोन लेने के लिए LIC में गया, तो बोले कि आपको केवल 32 लाख रुपए मिल सकते हैं। और बड़ा हॉल बनवाना था, बड़ा जगह, क्योंकि बच्चों की संख्या 30-40 थी, सबके लिए एक पढ़ने का स्थान होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो हमने उनको निवेदन किया, तो बोले कि नहीं, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी नहीं है, सैलरी आपकी जितनी है इतना खर्च करते हैं। एक दिन उन्होंने TV पर मेरा एक कार्यक्रम देखा
और उस कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाते हुए और यही बात कहते हुए देखा, तो मैंने अनुरोध किया था कि भाई कोई भी अगर दे देगा तो मैं बड़ा एहसानमंद रहूँगा। तो LIC के मैनेजर ने मुझे बुला करके फिर जितना भी भवन में लग सकता था उतना का कर्ज दिया, बोले EMI हम कर देंगे, आप धीरे धीरे देते रहिए। तो ये कर्ज लेकर LIC से कर्ज लेकर सुभाष भवन बनवाया, सुभाष भवन में सब लोग शिफ्ट हो गए। अब बच्चों का अपना छत है, हमारे हम रहें या न रहें इनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, इनका अपना स्थान है, इनको अब फिर से वापस कूड़ा बिनने नहीं जाना है, इनको कोई डंडा मार के नहीं भगा सकता है, इनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, इनको किसी तरह का कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, इनको मानसिक प्रताड़ना नहीं, और इनसे ये नहीं पूछ सकता है कि बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम। राजीव जी, हमने ये भी सुना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे हों या आपके पढ़ाए हुए जो भी हों देश के विभिन्न कोने में, उन्हें आपकी तरफ से पूरा अधिकार दिया गया है कि कभी भी आप मुझे टेलीफोन पे विषय से संबंधित जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए कभी भी 24 घंटे आपको वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी? एकदम सत्य है, ये दो चीज़ें 24 घंटे की हमारे यहाँ संचालित होती हैं। एक तो मैं 9 दिन खुद भूखे रहा और इसी शहर में मैंने अनाज बैंक की स्थापना की और अनाज बैंक 24 घंटे चलता है। एक कालबेल लगा हुआ है बाहर, उसका नाम अनाज बेल है। कोई भी उसको दबाएगा तो हम लोग समझ जाते हैं उसको ज़रूरत है, वो 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, सारे कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है, वो तुरंत उनको अनाज देते हैं, भोजन जो बनाए, और 24 घंटे की रसोई है। कोई कभी भी आ जाएगा तो हम लोग उसको, कोई भी भूखा न सोए, ऐसा मेरा नारा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर भूखे सोया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भूखा सोए। दूसरा, शिक्षा के लिए मैंने दर दर ठुकराए जा रहे लोगों को देखा है कि जब मैं जाता था किसी शिक्षक से मिलने के लिए, कोई बड़ा प्रोफेसर हो तो घंटों बैठाए रखते थे या कह देते थे कि उनकी मैडम की सर नहीं मिलेंगे, या बार बार हमको जो परेशान करते थे, वो कष्ट मेरे दिल में था। और मैं सोचा कि मैं जब कभी ऐसा पद पर आऊँगा तो मैं कभी बच्चों को परेशान नहीं करूँगा। और मैं विश्वविद्यालय में करीब 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2007 से 2020 चल रहा है, और आज तक मैंने किसी बच्चे को परेशान नहीं किया। और मैं क्लास में नंबर बांटता हूँ और ये कहता हूँ कि तुमको जब भी ज़रूरत पड़े 24 घंटे में कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। और मैं एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग में बोलता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ और राजीव श्रीवास्तव का फ़ोन कभी बंद नहीं होता। तो वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी। अगर 24 घंटे में कोई कभी भी फ़ोन करता है और मुझसे मदद की दरकार होती है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। और विद्यार्थी तो कभी कभी मुझे परखने के लिए 2 बजे 3 बजे, वो चूँकि हॉस्टल में रहते हैं तो रात को ही अक्सर पढ़ाई करते हैं, कमीशन की तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी वो रात को 3 बजे 4 बजे फ़ोन करते हैं। और जाड़े में फ़ोन करते हैं कि गुरुजी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण बता दीजिए, या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम बता दीजिए, या पैगम्बर मोहम्मद के सिपह सालारों के नाम बताइए। तो मैं मुस्लिम इतिहास पढ़ाता हूँ तो पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बाकायदे बताता हूँ। तो जब मैं दूसरे दिन जाता हूँ तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि सर आप इरिटेट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको फ़ोन करें तो आप एकदम उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ बोलते हैं, और नाम बताने पर बोलते हैं कि हाँ बताओ भाई क्या बात है, क्या तुमको पूछना है। तो बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। और काशी हिंदू विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो मुझे सम्मान दिया, मुझे लगता है कि वो रुतबा शायद किसी राजा को भी हासिल नहीं है। राजू जी, बड़ी अच्छी बात है। मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि बच्चियां वंचित रह जाती हैं पढ़ाई से, और आपके लिए कहा जाता है कि एक मुहिम जो आपने चलाई, वो किस तरह से मुहिम चलाई आपने और अभी तक कहाँ तक उसमें सफलता मिली? मुस्लिम इलाके में जो हम रहते थे, लल्लापुरा में, वो हार्डकोर मुस्लिम इलाका था और वहाँ पर हमारी संस्था चल रही थी। तो हम जब लोगों के घर जाते थे कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, तो वहाँ के जो मुस्लिम थे और ख़ासकर जो उलेमा हैं और जो धर्मगुरु इनके ठेकेदार होते हैं, ये पढ़ने नहीं देना चाहते थे। तो मेरा कलर पकड़ लेते थे, बोले नहीं हमको स्कूल नहीं भेजना है। हमने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके किसी तरह से GGIC चूँकि बगल में था, वहाँ पर एडमिशन कराया। अभी तक मैं करीब 3000 से ज़्यादा मुस्लिम बेटियों को स्कूल भेज चुका हूँ और सभी बेटियाँ पढ़ रही हैं। आज उन्हीं के बाप आते हैं, कहते हैं कि अब ये बिजली का बिल पढ़ लेती है, बैंक में खाता खुलवा लेती है, चिट्ठी लिख लेती है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख देती है, किसी को एप्लीकेशन लिखती है। तो आज उनको खुशी हो रही है। आज वो जब वर्क खोजने जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी, तो बड़े शौक से बताते हैं कि मेरी बेटी 8 तक पास है। नहीं तो उसी लल्लापुरा में जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन था वो कक्षा 5 था, शायद कोई पढ़ा तो लोग बताते थे कि सबसे पढ़े लिखे और कक्षा 5 पास हैं। आज उसी लल्लापुरा की पूरी तस्वीर बदली और उस इलाके में हम रहते थे। 2 चीज़ें खत्म हुई, एक तो दंगा हमने ख़त्म कराया वहाँ से जो उनके दिमाग में था, और दूसरी चीज़ वहाँ सूदखोरी से लोग परेशान थे। चिल्ड्रंस बैंक स्थापित किया उस इलाके में, बच्चों का पैसा
सेविंग करना उनको सिखाया और बच्चों ने अपने माँ बाप को सूदखोरों से मुक्त करा दिया। और बेटियों को जो सूदखोर उठा कर ले जाते थे उनको सूदखोरों से मुक्त कराने के लिए हमने बड़ा अभियान 2006 में चलाया। मेरे खिलाफ सरकार पीछे पड़ गई, उसके बावजूद भी हमने अभियान चला करके उनको मुक्त करा दिया पूरी तरह से। और आज वो बेटियाँ पढ़ भी रही हैं और मेरे प्रति उनका बहुत श्रद्धा भाव रहता है। जब भी मैं उनके, खासकर मैं ईद पे और बकरीद पे जाता हूँ तो वो बेटियाँ आज भी राखी बांधने के लिए आती हैं। मेरा मुस्लिम होने के बावजूद भी मेरा पैर छूती हैं और इसके बावजूद भी अपने हाथ से कुछ भी बनाती हैं। मुझे लगता है कि शायद कभी कदार मुझे भोजन करने की ज़रूरत पड़ती है, अधिकांश तो बाहर से ही लोग भेजते रहते हैं। कभी किसी घर में कुछ बन गया, खीर बन गया, सेवई बन गई तो भेजते रहते हैं, उनका स्नेह और मैं भी सहृदय स्वीकार करता हूँ उसको। राजू जी, बात की जाए इन सारे क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जिसे कहा जाए, क्या किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी मिली? इतना बड़ा जो लक्ष्य आपने हासिल किया है, सरकार की मदद कहाँ तक मिली? संक्षिप्त। सरकार की मदद न मिली और न हम कभी सरकार की मदद लेंगे, क्योंकि मेरा जन्म सरकार को मदद करने के लिए हुआ है। हम सरकार से कभी मदद नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही आदमी सरकार से मदद लेता है या ये सोचने लगता है कि हमको सरकारी पैसा मिल जाए, वो पहला सोचता है कि हम इसमें से कितना बचा सकते हैं। तो पहले ही उसका जो मन बुद्धि है, दिमाग है, वो पैसा बचाने में लग जाता है। मतलब जो बच्चों के लिए पैसा आ रहा है हम उनका पैसे को काटते हैं। इसीलिए आज तक हम करीब 31 सालों से संगठन चल रहा है, 1 रुपया किसी सरकार से हमने न लिया और न कभी जीवन में लेंगे। और मेरे मरने के बाद भी हम अपने उत्तराधिकारियों से कह के जाएंगे कि वो भी कभी सरकार का 1 रुपया न ले, क्योंकि जैसे ही वो सरकार का पैसा लेगा फिर उसमें कमीशनबाजी शुरू होगी और जो मेरा पुण्य का काम है वो तुरंत पाप में बदलते देर नहीं लगेगा। इसलिए ये कभी काम हम नहीं करेंगे। राजू जी, बहुत अच्छी बात है। ये संकल्प आपका शायद ये संकल्प ही आगे की ओर अग्रसर कर रहा है। लास्ट सवाल हम पूछेंगे आपसे कि आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं इसे किसे समर्पित करते हैं? ये प्रेरणा हमको हमारे जो देश के सबसे बड़े भगवान है, भगवान श्री राम, और हमारे जो आदर्श हैं परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली। कि एक भगवान राम घर को छोड़ करके गए, 14 साल जंगल में रहे, बाद में उन्होंने वंचित लोगों का समूह खड़ा करके सेना बनाई और रावण को हराया। और एक महापुरुष को देखते हैं कि इस देश से चले गए और देश से जाने के बाद वंचित लोगों को कलेक्ट करके भीख मांग करके एक सेना खड़ी की और देश को आज़ाद कराया। तो इन दो, एक भगवान और एक महापुरुष को हम देखते हैं तो उनसे हमको बार बार प्रेरणा मिलती है। और हमको लगता है कि अगर इन दोनों लोगों को हम ठीक से अध्ययन कर लें, पढ़ लें, तो हमें कभी रत्ती भर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि अरे मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है। कल तक मेरे पास कोई संसाधन नहीं था। हम पार्क में पढ़ाए, प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए, हम पिचास मोचन पोखरे पे पढ़ाए, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं कि सरकार ने मदद नहीं। भाई सरकार क्यों मदद करेगी? हम सरकार को मदद करेंगे। तो सरकार का जो काम है उसको काम हम कर रहे हैं। हम आज भी ये कह रहे हैं सारे सरकार के लोगों से कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो सड़क पे घूम रहे हैं, उनको माँ बाप का नाम कौन देगा? अगर वो माँ बाप का नाम प्रधानमंत्री जी देंगे या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस देंगे या जिलाधिकारी देगा या मुख्यमंत्री देगा, अगर ये लोग नहीं देना चाहते तो मेरा नाम खुल कर दें। हम अभी भी तैयार हैं कि जो 2 लाख 3 लाख या 4 लाख जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माँ बाप के नाम की जगह कोई नाम नहीं लिखा जा रहा है, सरकार चाहे तो मेरा नाम दे सकती है और उनके भी पालन पोषण की क्षमता हमारे अंदर है। धन्यवाद राजीव जी, लाइव BNS से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, एक नज़ीर के तौर पर जाने जाते हैं राजीव श्रीवास्तव, जो कि बेसहारा बच्चों की केवल शिक्षा दीक्षा ही नहीं, उनके पिता बनकर उनका भरण पोषण और उनका विवाह, यहाँ तक का सारा संस्कार, उनका भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक परछाई की तरह माँ और बाप का दोनों का प्यार देकर ये जो इनका काफिला है ये आगे की ओर अग्रसर है। तमाम लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ। हमारे लाइव BNS की भी शुभकामना है कि ये अपने लक्ष्य को निरंतर यूं ही सदैव प्राप्त करते रहें। लाइव BNS के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।